वंदना भी सीरियस होते हुए कहती है, हाँ अमोदिता, तूने बताया नहीं कि आखिर तुझे वो मंत्र कहाँ से पता चले जो कल रात तूने पढ़े थे। तूने ये सब कब सीख लिया? अमोदिता चुप खड़ी रहती है। वंदना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। रजनी भी अमोदिता पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अमोदिता बेटा, हम दोनों कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे। अमोदिता अभी भी चुप खड़ी रहती है। उसकी सूरत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रजनी और वंदना दोनों के ही सवाल का कुछ जवाब नहीं देना चाहती हो। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, ऐसे ढीठ की तरह क्या खड़ी है? तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मैंने पूछा तुझे उन मंत्रों के बारे में कैसे पता चला? वंदना फिर हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ अमोदिता बेटा बता। अमोदिता वंदना और रजनी को बातों में उलझाते हुए कहती है, अभी आप दोनों को कुछ जानने की नहीं बल्कि आराम करने की जरूरत है, इसलिए आराम कीजिए, बातें नहीं। और वैसे भी जितनी जल्दी आप दोनों ठीक होंगी उतना ही अच्छा होगा आप दोनों के लिए, क्योंकि आप दोनों को ये बात तो पता ही होगी ना, जब सौदाइनों को कोई चोट या घाव लगता है तो जब तक वो सूख नहीं जाता है, भर नहीं जाता, वो अपनी साधनाएं नहीं कर सकती हैं, ना ही कोई सा टोना कर सकती है। अमोदिता की बात सुनकर रजनी और वंदना दोनों ही दंग रह जाते हैं। रजनी शॉक्ड होते हुए कहती है, तुझे ये बात कैसे पता चली नालायक लड़की? अमोदिता फिर बात छुपाते हुए कहती है, माँ अब आपकी अमोदिता नालायक नहीं होशियार हो गई है, समझिए आप, तो मुझे ये नालायक बोलना छोड़ दीजिए। रजनी पलटकर कुछ नहीं कहती है। अमोदिता अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, अब मैं जाती हूँ, नीचे बुआ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप दोनों आराम कीजिए और जल्दी ठीक होइए ताकि हम मिलकर उस यक्षिणी का कुछ कर सके। इतना कहकर अमोदिता कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। शाम के 4 बज रहे थे और वर्चस्विनी मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। वर्चस्विनी बड़े गुस्से में थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसके हाथ दिलीप के खिलाफ सबूत लगा था और वो बड़ी आसानी से बच निकला था। वो उसका कुछ नहीं कर पाई थी। वर्चस्विनी के टेबल पर ही उसकी चाय रखी हुई थी जो रखे रखे ठंडी हो रही थी। चटर्जी वहीं उसके सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी नजर वर्चस्विनी के कप पर ही टिकी हुई थी, पर वर्चस्विनी को गुस्से में देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर और इंतजार करने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वो वर्चस्विनी से बोल पड़ता है, मैम इस तरह चाय पर गुस्सा निकालना ठीक नहीं है। वर्चस्विनी चटर्जी को तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, मैं किसी पर गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ चटर्जी। चटर्जी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अगर आप गुस्सा नहीं कर रही तो चाय पी क्यों नहीं रही? कब से रखी हुई है, देखिए अब तो जमने भी लगी है। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है चाय पीने का। चटर्जी उत्साहित होते हुए कहता है, अगर आपका मन नहीं है तो क्या आपकी चाय मैं पी लूं? मुझे तो चाय बहुत पसंद है, चाय नशा है मेरे लिए। वर्चस्विनी चटर्जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाती है और हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तुम सच में चाय पीना चाहते हो चटर्जी? चटर्जी मना करते हुए कहता है, नहीं मैम, उस चाय पर आपका नाम लिखा है तो आप ही पीजिए, मैं अपने हिस्से की चाय पी चुका हूँ और चटर्जी किसी का हिस्सा नहीं छीनता। वर्चस्विनी पूछती है, तो फिर मेरी चाय क्यों मांगी? चटर्जी कहता है, ताकि आप उस दिलीप सुदेश के बारे में सोचना बंद कर सके और कुछ देर अपने दिमाग को आराम दे सके। आप उन दोनों के बारे में ही सोच रही थी ना? वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, तुम्हें कैसे पता? चटर्जी अपने आप पर गर्व करते हुए कहता है, देखा आपने चटर्जी का दिमाग, चटर्जी लोगों का मन पढ़ना जानता है, वो चेहरे देखकर समझ जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वर्चस्विनी कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम बता सकते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है? चटर्जी हामी भरता है, हाँ क्यों नहीं। वर्चस्विनी कहती है, तो बताओ अब मैं क्या सोच रही हूँ। इतना कहकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है और चटर्जी की तरफ एकटक नजर से देखने लग जाती है। चटर्जी भी वर्चस्विनी की तरफ एकटक नजर से देखने लग जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। चटर्जी धीरे धीरे कहता है, इस वक्त आप सोच रही हैं कि आप कुछ नहीं सोच रही। जैसे ही चटर्जी ये बात बोलता है वर्चस्विनी शॉक्ड रह जाती है। चटर्जी हंसते हुए कहता है, सही कहा ना? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ। इतना कहकर वर्चस्विनी फिर उदास हो जाती है। चटर्जी कहता है, ये क्या, आप तो फिर केस के बारे में सोचने लग गई? वर्चस्विनी उदासी के साथ कहती है, अब केसेस के बारे में नहीं सोचूं तो किसके बारे में सोचूं चटर्जी? इतनी मुश्किल से एक लीड मिली थी पर वो भी हाथ से निकल गई। जितना केस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ऐसा लगता है मैं उनसे उतना दूर जा रही हूँ। चटर्जी वर्चस्विनी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, आपको इस तरह उदास नहीं होना चाहिए मैम। वर्चस्विनी अपनी बात रखते हुए कहती है, चटर्जी तुम्हें पता है मैं कई महीनों से केस सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ।
पर जब से यहाँ पर आई हूँ एक केस सॉल्व नहीं कर पाई। सोचा था ये ऑर्गन्स चोरी वाला सॉल्व कर लूंगी, पर वो भी नहीं कर पाई। चटर्जी वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, मैम होंगे केस सॉल्व, सारे केस सॉल्व होंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। किसी ने कहा है कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कोई चीज नहीं मिलती, वैसे ही इन केसेस में है। टेबल पर ही चटर्जी के सामने 4-5 फाइलों का ढेर रखा हुआ था। चटर्जी उन फाइलों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैम आपको पता है, मैंने आते ही जितने भी हार्ड गायब वाले केसेस थे ना, सबकी फाइल निकाल ली और इन पर अच्छे से स्टडी करी है। इन सारे केसेस में एक चीज कॉमन है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, और वो चीज क्या है चटर्जी? चटर्जी फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी। जैसे ही चटर्जी यक्षिणी का नाम लेता है, वर्चस्विनी हंसने लग जाती है। वर्चस्विनी अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, तो 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 तुम उस यक्षिणी की कहानी पर विश्वास करते हो? चटर्जी सीरियस होते हुए कहता है, तो क्या आप नहीं करती मैम? वर्चस्विनी खामोश रहती है। चटर्जी वर्चस्विनी की खामोशी पढ़ते हुए कहता है, कहीं ना कहीं आप भी यक्षिणी के वजूद पर यकीन करती हैं मैम, बस अपने उसूलों के कारण इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। वर्चस्विनी चटर्जी को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, तो तुम ये भूत प्रेत यक्षिणी डायन इन पर विश्वास करते हो? चटर्जी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देता है, मेरे पापा कहते थे कि बेटा हमेशा तथ्यों पर विश्वास करना चाहिए, और मैं तथ्यों पर ही विश्वास करता हूँ मैम। वर्चस्विनी खामोश बैठी रहती है। चटर्जी अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, यक्षिणी की कहानी जो मैंने गांव वालों से पता करी है, उसके तहत देखा जाए तो केस चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। साफ दिख रहा है कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार हो रहे हैं, जो यक्षिणी डायन कर रही है अपने अभिशाप के कारण। एक ऐसा अभिशाप जिसके बारे में गांव का कोई व्यक्ति नहीं जानता। लोगों का कहना है कि उसका अभिशाप सिर्फ एक व्यक्ति जानता था। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, और वो कौन था? चटर्जी जवाब देता है, ग्रेवयार्ड कोठी में रहने वाला राइटर, जिसे लोग लेखक बाबू कहते थे। कुछ तो नाम ही बताया था गांव वालों ने उसका। क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, अनुराग। चटर्जी लंबी आह भरते हुए कहता है, अनुराग एक लेखक था और वो यक्षिणी पर कहानी लिख रहा था। लोग कहते हैं उसे यक्षिणी के अभिशाप का पता चल गया था। कहीं लोगों को भी उस अभिशाप के बारे में पता न चल जाए, इसी डर से एक रात उस यक्षिणी ने उसे भी मार दिया था। कुछ वक्त के लिए यक्षिणी की आत्मा शांत हो गई। सॉरी, आत्मा नहीं हुई, यक्षिणी की हवस शांत हो गई, इसलिए उसने शिकार करना बंद कर दिया। कुछ का कहना है कि उसे ग्रेवयार्ड कोठी में बंद कर दिया गया था, पर 13 साल बाद लेखक के बेटे ने ग्रेवयार्ड कोठी फिर खोली और शिकार होना फिर शुरू हो गया। लेखक के बेटे का कुछ नाम ही बताया था गांव वालों ने। क्या नाम था? चटर्जी कुछ कहता उससे पहले वर्चस्विनी कहती है, युग। चटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, सही कहा आपने, यही नाम है लेखक बाबू के बेटे का। वर्चस्विनी चटर्जी पर शक करते हुए पूछती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता चल गया चटर्जी? इतनी डिटेल्स में तो अभी तक मुझे भी यक्षिणी की कहानी नहीं पता थी। चटर्जी अपने आप पर गर्व करते हुए कहता है, क्योंकि मैम मैं गांव वालों से मिलने गया था, उनसे पूछताछ करने, ताकि सच का पता लगा पाऊं। सच का पता यहाँ पर सिर खपाते हुए पंखे की हवा में नहीं चलता है। उसके लिए लोगों से मिलना भी पड़ता है, जानना पड़ता है कि आखिर वो क्या सोचते हैं खून के बारे में। उनकी बातों पर भी विश्वास करके देखना पड़ता है। चटर्जी की बातें सुनकर वर्चस्विनी को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है जैसे चटर्जी उस पर तंज कस रहा हो। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, चटर्जी तुम तथ्यों पर विश्वास करते हो ना, पर तुम शायद भूल रहे हो अदालत सबूत मांगती है, कहानी नहीं। तुम अदालत में क्या तथ्य पेश करोगे? कैसे साबित करोगे कि सारे खून यक्षिणी ने किए हैं? कहां से पकड़ कर लाओगे यक्षिणी को अदालत में? चटर्जी खामोश रहता है क्योंकि उसके पास वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। चटर्जी हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर मैम कहीं ना कहीं आप भी तो इन्हीं सब पर विश्वास करती है ना? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, पहले नहीं करती थी पर अब करने लगी हूँ। पर मुझे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी कि अदालत में ये बोल दूं कि सारे खून यक्षिणी ने किए हैं अपनी हवस के कारण। केस सॉल्व होता है। मुझे ना ही अदालत में पागल साबित होना है और ना ही अपनी नौकरी से हाथ धोना है, इसलिए चुप हूँ। लगी हुई हूँ कोई सबूत ढूंढने में, ना चाहते हुए भी मन को तसल्ली दे रही हूँ कि हो सकता है कहीं से कोई गुनहगार सामने आ जाए, इसलिए लगी हुई हूँ। वर्चस्विनी चटर्जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, और तुम्हारे लिए भी यही ठीक होगा कि तुम भी सबूत इकट्ठा करो, ना कि कहानियां चटर्जी। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसके टेबल पर कहीं से बड़ी सी काली बिल्ली आ जाती है, जिसके बाल काफी घने थे और इंसान की चीटी उंगली जितने लंबे। उस बिल्ली की कजरारी आंखें थी, जिससे वो वर्चस्विनी की तरफ ही देख रही थी।
चटर्जी धीरे से कहता है, ये लीजिए मैम, आ गया सबूत। कहते हैं यक्षिणी एक डायन है और डायनों को बिल्ली पसंद होती है, तो हो सकता है वो यक्षिणी आपके सामने बिल्ली का रूप लेकर आई हो। वर्चस्विनी चटर्जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, चटर्जी। चटर्जी मुस्कुराने लग जाता है। वर्चस्विनी चटर्जी पर फिर गुस्सा करते हुए कहती है, अब वहाँ पर खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? इस बिल्ली को मेरी टेबल से हटाओ वरना ये सारा सामान फैला देगी। चटर्जी दूर से ही बिल्ली को हटाते हुए कहता है, छी छी, हट हट। पर बिल्ली अपनी जगह से हिलती तक नहीं, वो बस वर्चस्विनी को घूरते रहती है। चटर्जी कहता है, मैम ये तो हट ही नहीं रही, लगता है आपकी कोई दुश्मन है। वर्चस्विनी फिर गुस्से के साथ कहती है, चटर्जी तुम ना। इतना कहकर वर्चस्विनी उस बिल्ली को भगाने के लिए अपनी कुर्सी पर से उठी ही थी कि तभी एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, रुक जाइए मैडम जी, मेरी लूसी को कुछ मत कीजिए। जैसे ही वर्चस्विनी ये आवाज सुनती है वो रुक जाती है। वर्चस्विनी के सामने करीब 26 साल की एक सांवली लड़की खड़ी हुई थी, जिसने अपनी आंखों में गहरा काजल लगाकर रखा हुआ था, जो उसके सांवले चेहरे में और निखार ला रहा था। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, और जिस तरह बिल्ली की कजरारी आंखें थी, ठीक उसी तरह उस लड़की की भी थी। उस लड़की ने अपने लंबे बालों की एक चोटी बांध कर रखी हुई थी, जो उसकी कमर के नीचे तक जा रही थी। सुडौल बदन जिस पर उसने काले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। वो लड़की वर्चस्विनी से कहती है, मेरी लूसी को कुछ मत कीजिए मैम, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी आदत है, ये हर जगह मुझसे पहले पहुंच जाती है और यहाँ पर भी पहुंच गई। इतना कहकर वो लड़की झट से लूसी को अपनी गोद में पकड़ लेती है और लूसी को सहलाने लग जाती है। चटर्जी मन ही मन सोचता है, बड़ा प्यार है इसे तो अपनी बिल्ली से। वो लड़की चटर्जी को घूरते हुए गुस्से के साथ कहती है, ये बिल्ली नहीं है, इसका नाम लूसी है। लूसी, इसे लूसी कहिए। चटर्जी मन ही मन सोचता है, लगता है ये भी मेरी तरह चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ना जानती है। वर्चस्विनी उस लड़की से पूछती है, कौन हो तुम और पुलिस स्टेशन में इस तरह अपनी बिल्ली को लेकर क्यों आई हो? वो लड़की फिर वही बात दोहराती है, बिल्ली नहीं मैडम जी, लूसी। अब आप लोगों को कितनी बार बताऊं मैं? वर्चस्विनी कहती है, हाँ जो भी हो, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में आने की वजह जान सकती हूँ मैं? कौन हो तुम और क्यों आई हो? वो लड़की कुछ कहती है उससे पहले ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाटव और चार्ली की एंट्री होती है। दोनों ही अपने हाथ में ट्रेवल बैग पकड़े हुए थे और पसीने से लथपथ थे, काफी थके हुए लग रहे थे। वर्चस्विनी चार्ली और जाटव को देखकर खुश हो जाती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है। चटर्जी चार्ली और जाटव से रूबरू होते हुए कहता है, आ गए आप दोनों, कैसा रहा सफर? चार्ली कहता है, मत पूछो यार, बस यहाँ पहुंच गए वही बहुत है। ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए देर हो गई आने में। वर्चस्विनी उस लड़की से कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो? चार्ली बीच में दखल देते हुए कहता है, मैडम जी इसे हम लेकर आए हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, तुम लेकर आए हो, पर क्यों? कौन है ये? सदियों से है